The appellant before your lordship is agreed by the order dated 3/8/2024, thereby an application filed under Order 39 Rule 1 and 2 has been rejected on the grounds that the plaintiff has failed to prove the prima facie case, balance of convenience and irreparable injury. But the present appeal is by the plaintiff. The suit for specific performance of contract. It is the case of the present appellant plaintiff, my lord, that an agreement, oral agreement, had taken place between the parties for a consideration of 10 crore 21 lakhs on 30th January 2023, my lord. And on the same date, a sum of rupees 10 lakh in cash and a check of rupees 11 lakh was paid to the vendor, my lord. Thereafter, my lord, 1 crore rupees was paid, but the check was bounced. Then thereafter, it was paid in 4 checks, and all the checks were in cash, my lord. Even after making payment of this amount of 1 crore plus 10 lakh in cash and 11 lakhs through check, my lord, despite repeated efforts, they didn't agree to execute the sale deed, my lord. Thereafter, a notice was served and the present suit was filed. My lord, I would like to invite your lordship kind attention to para 234 to para 9, my lord, of the plaint, that is 812, my lord. May I read? Para 2, 3, then 4, and 4 to 9, my lord, then. 2 to 9, then, my lord. Then 2 to 9. 2 to 9, my lord. यह कि प्रतिवादी द्वारा अपने स्वामित्व की उक्त संपत्ति को विक्रय करने हेतु वादी के पक्ष में दिनांक 30/1/2023 को सौदा किया गया। उक्त सौदा साक्षीगण प्रतीक यादव पिता आजाद यादव निवासी अब्दालपुरा उज्जैन एवं विष्णु शर्मा पिता भूरेलाल शर्मा निवासी 91 महेश नगर उज्जैन के समक्ष हुआ। यह कि करार सौदा की समस्त शर्तें प्रतिवादी क्रमांक 1C के कर सलाहकार श्री आदित्य नाम जोशी के कार्यालय में उपरोक्त उल्लेखित साक्षीगण के समक्ष तय हुई। उक्त व्यक्ति के कार्यालय पर प्रतिवादी क्रमांक 1C स्वयं को उक्त सोसाइटी का स्वामी, सचिव, अधिकृत व्यक्ति होना बताकर सोसाइटी की ओर से समस्त संव्यवहार करने हेतु अधिकृत होना बताया गया। इसके उपरांत भी उक्त संव्यवहार के संबंध में प्रतिवादी व वादी के मध्य 2-3 बार पुनः चर्चा हुई, जो कि वादग्रस्त स्थल पर निर्मित तक्षशिला स्कूल तथा प्रतिवादी क्रमांक 1C के निवास स्थल 18 MIG मुनि नगर उज्जैन पर हुई। करार की मुख्य रूप से निम्नलिखित शर्तें उभय पक्षों के मध्य तय हुई। संपूर्ण भूमि का विक्रय मूल्य 10 करोड़ 21 लाख रुपए नियत हुआ। टोकन बयाना राशि के रूप में 21 लाख रुपए, अक्षरी 21 लाख रुपए राशि अदा की जाना है। शेष विक्रय मूल्य की राशि रुपए 1 करोड़ रुपए की राशि 20/5/2023 तक अदा की जाएगी तथा उक्त दिनांक को ही मौखिक अनुबंध की शर्तों को उल्लेखित करते हुए लिखित अनुबंध भी संपादित कर लिया जाएगा। दिनांक 31/7/2023 तक बची हुई संपूर्ण राशि अदा कर विक्रय पत्र का संपादन करवाया जाएगा। भूमि विक्रय की समस्त कार्रवाई हेतु संस्था के सचिव गणेशन भी अधिकृत है। So, my lord, as per the terms of the contract, my lord, the agreement was an oral agreement was there, my lord, for 10 crore 21 lakhs. As per the agreement between the parties, my lord, 21 lakhs were paid on the same date, and remaining up to 20/5/2023 rupees 1 crore was to be paid, my lord, and the rest of the amount was to be paid by 31/7/2023। then अनुबंधित संपत्ति हर प्रकार के भार से पाक साफ तथा संपत्ति के संबंध में कोई विवाद लंबित नहीं है। विक्रय पत्र संपादन दिनांक से पूर्व समाचार पत्र में जाहिर सूचना का प्रकाशन करवाया जाएगा तथा कोई आपत्ति या विवाद प्रकट होने पर उसके निराकरण का दायित्व अनुबंध कर्ता का ही रहेगा और विवाद के निराकरण तक ही अवधि अनुबंध की स्वतः बढ़ी हुई अवधि मानी जाएगी। यदि सोसाइटी रजिस्ट्रार या अन्य किसी अनुमति की आवश्यकता होती है तो उसका दायित्व संस्था सचिव का रहेगा। यह कि उपरोक्त अनुसार सौदा होते ही विक्रय मूल्य राशि में से प्रतिवादी 1 के द्वारा 11 लाख रुपए की राशि का चेक क्रमांक इतना SBI चेक बैंक शाखा उज्जैन के माध्यम से दिनांक 31/1/2023 को प्राप्त कर ली गई एवं रुपया 10 लाख रुपए की राशि उसी दिन नगद प्राप्त कर ली गई। इस प्रकार
योग में सौदे का समय कुल 21 लाख रुपए की राशि प्रतिवादी द्वारा प्राप्त कर ली गई। प्रतिवादी क्रमांक 1C द्वारा प्रतिवादी संस्था द्वारा संचालित स्कूल के नाम से राशि प्राप्त की गई है। यह कि तत्पश्चात वादी द्वारा मौखिक अनुबंध की शर्तों के पालन में निम्नानुसार विक्रय मूल्य राशि प्रतिवादी की ओर अदा की गई। 25 लाख रुपए की राशि चेक क्रमांक 100 दिनांक की 17/5/23 विक्रमादित्य सो बैंक के माध्यम से दी गया। देन डिटेल्स फॉर द रिमेनिंग 3 अदर चेक्स वाज गिवन। डी 25 लाख रुपए की राशि चेक क्रमांक इतने इतने विक्रमादित्य नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित उज्जैन के माध्यम से अदा की। इस प्रकार प्रतिवादी को कुल 1,11,00,000 रुपए की राशि विक्रय मूल्य पेटे प्राप्त हो चुकी है। यह कि दिनांक 17/5/23 को तय मौखिक शर्तों के अनुसार वादी द्वारा लिखित अनुबंध तैयार करवा लिया गया एवं उपरोक्त पद में उल्लेखित चारों चेक के साथ उक्त अनुबंध की ड्राफ्ट भी प्रतिवादी गण को प्रदान किया गया। प्रतिवादी क्रमांक 1C से उक्त अनुबंध की शर्तों के संबंध में सहमति प्राप्त कर ली गई एवं वादी द्वारा उक्त अनुबंध संपादन हेतु स्टाम्प पेपर भी क्रय कर लिए गए। उभय पक्षों के मध्य तय हुई शर्तों के अनुसार उक्त अनुबंध का कुल विक्रय मूल्य 10,21,00,000 रुपए तय शर्तों अनुसार उक्त अनुबंध की अवधि 31/7/2023 तक तय हुई थी। वादी के द्वारा उक्त मौखिक अनुबंध के बाद प्रतिवादी क्रमांक 1C को उक्त अनुबंध को लिखित स्वरूप में करने का निवेदन किया गया। तत्समय प्रतिवादी क्रमांक 1C द्वारा बताया गया कि हमारे मध्य मौखिक रूप से तो सौदे की सभी शर्तें तय हो चुकी हैं तथा मौखिक अनुबंध पूर्णतः मान्य, किंतु पंजीकृत संस्था के संपत्ति के विक्रय हेतु पंजीकृत सोसाइटी की अनुमति आवश्यक है। हम सोसाइटी रजिस्ट्रार से अनुमति प्राप्त होती है। उक्त अनुबंध पत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज भी संपादित करवा दी जाएंगे। यह कि इस मध्य आश्चर्यजनक रूप से दिनांक 20/5/23 को वादी को यह जानकारी मिली कि प्रतिवादी क्रमांक 1C द्वारा उक्त संपत्ति को अन्य के पक्ष में सौदा किया गया है, ऐसा कतिपय लोग प्रकट कर रहे हैं। उक्त तथ्य की ज्ञात होते ही वादी द्वारा तुरंत ही प्रतिवादी से संपर्क किया गया, जिस पर प्रतिवादी द्वारा आश्वासन दिया गया कि अन्य किसी को उक्त संपत्ति के संबंध में कोई अनुबंध कभी नहीं किया गया है तथा अनुबंध की नियत अवधि दिनांक 31/7/2023 के पूर्व यदि कोई आपत्ति आती है तो उसका समस्त निराकरण कर विक्रय पत्र संपादित करवा दिया जाएगा तथा आप तो विक्रय मूल्य की शेष राशि की व्यवस्था रखें और कोई चिंता न करें। यह कि उक्त अनुबंध के पश्चात नियत अवधि में वादी के पास सदा ही शेष विक्रय मूल्य की राशि एवं विक्रय पत्र संपादन व्यय राशि की उपलब्धता रही है एवं आज भी है। अनुबंध की नियत दिनांक नजदीक आने पर वादी द्वारा दिनांक 17 जुलाई 2023 को प्रतिवादी क्रमांक 1C से संपर्क किया गया तथा दिनांक 31/7/2023 को प्रतिवादी क्रमांक 1C से संपर्क किया गया था 31/7/2023 को विक्रय पत्र संपादन कर निवेदन किया गया एवं सोसाइटी पंजीयक से अनुमति के संबंध में जानकारी मांगी गई। प्रतिवादी क्रमांक 2 द्वारा वादी को यह बताया गया कि सोसाइटी पंजीयक से अनुमति 1-2 दिवस में प्राप्त हो जाएगी और नियत दिनांक को विक्रय पत्र का संपादन करवा दिया जाएगा। यह कि उक्त परिस्थिति में वादी द्वारा दिनांक 19/7/2023 को समाचार पत्र दैनिक भास्कर में जाहिर सूचना का प्रकाशन भी करवाया गया, किंतु प्रतिवादी 1C द्वारा दिनांक 22/7/2023 को दैनिक भास्कर समाचार पत्र में अपने अभिभाषक श्रीमती सोयनसो के माध्यम से उक्त जाहिर सूचना का खंडन प्रकाशित करवाया गया। उक्त जाहिर सूचना के खंडन के माध्यम से वादी को आश्चर्यजनक रूप से प्रथम बार यह तथ्य प्रकट हुआ कि उक्त भूमि के संबंध में हुए सौदे को भी प्रतिवादी अस्वीकार कर रहे हैं और उक्त भूमि के संबंध में अनुबंध को ही अस्वीकार कर रहे हैं। उक्त जाहिर सूचना के खंडन के पूर्व तक वादी द्वारा विभिन्न दिनांकों को प्रतिवादी क्रमांक 1C से संपर्क किया गया। प्रतिवादी 1C के द्वारा प्रत्येक बार यह आश्वासन दिया गया कि अनुबंध की नियत दिनांक को विक्रय पत्र का संपादन कर दिया जाएगा। Then your lordship may kindly come to the prayer which was made by the present plaintiff appealant at page 69 बना। वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादी द्वारा मौखिक अनुबंध दिनांक 30/1/2023 के विनिर्दिष्ट अनुपालन का जय पत्र करने की कृपा करें एवं वादग्रस्त संपत्ति जिनका उल्लेख वाद पत्र की चरण संख्या 1 में उल्लेखित है का विक्रय पत्र वादी के पक्ष में प्रतिवादी से संपादित करवाने की कृपा करें। वादी शेष विक्रय मूल्य राशि तुरंत ही माननीय न्यायालय में जमा करने हेतु तत्पर है। साथ ही अनुबंध की विनिर्दिष्ट अनुपालन करवाकर वादग्रस्त संपत्ति का आधिपत्य भी वादी को दिलवाने की कृपा करें। प्रतिवादी के विरुद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने की कृपा करें कि प्रतिवादी वादग्रस्त संपत्ति जिनका उल्लेख वाद पत्र की चरण संख्या 1 में उल्लेखित है वो अन्यंत्र विक्रय या भारग्रस्त न करें। देन माय लॉर्ड, एग्जिबिट A4 is the bank statement, and A5 is also the bank statement dated 17/5/2023, which clearly shows that this amount was paid to the respondent defendant, my lord. A6 is the draft sale, my lord.
Now, my lord, the written statement, that is A13, your lordship may kindly see the special pleading para 1 to 3, my lord. In the main body of the written statement, they refuted the plaintiff allegations, my lord, and in the special pleading, they came out, page 87, my lord, they came out with the case that it was a loan transaction, my lord. The amount which was paid, allegedly paid by the plaintiff appellant, was a loan towards loan transaction, my lord. यह कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रतिवादी का वादी से कोई विक्रय करार अथवा सौदा नहीं हुआ है। प्रतिवादी क्रमांक 1 संस्था की कार्य समिति अथवा साधारण सभा ने कभी भी वादग्रस्त भूमि को वादी को विक्रय करने के संबंध में कोई ठहराव प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है। प्रतिवादी क्रमांक 1 संस्था के सचिव प्रतिवादी क्रमांक 1C ने कभी कोई विक्रय करार सौदा वादी से नहीं किया है। वादी ने मिथ्या आधारों पर अनुचित लाभ उठाने के उद्देश्य से यह वाद प्रस्तुत किया है। यह कि प्रतिवादी क्रमांक 1 संस्था के संचालन के लिए ऋण की आवश्यकता थी। इस कारण प्रतिवादी क्रमांक 1 संस्था की कार्यकारिणी ने प्रस्ताव ठहराव पारित किया था। प्रतिवादी क्रमांक 1 संस्था के ऋण प्राप्ति की कार्रवाई के लिए उसके सचिव प्रतिवादी क्रमांक 1C को अधिकृत किया गया। तत्पश्चात प्रतिवादी क्रमांक 1C ने वादी को 1,11,00,000 रुपए की कर्ज की मांग प्रतिवादी क्रमांक 1 संस्था के लिए की थी। यह चर्चा जनवरी 2023 के अंतिम सप्ताह में हुई थी, जिस पर से वादी ने प्रतिवादी क्रमांक 1 को उक्त ऋण देना एक रुपये प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज पर देना तय किया था और ऋण अकाउंट पे ही चेक देने से का भी तय हुआ था। इस चर्चा के आधार पर वादी ने प्रतिवादी क्रमांक 1 को रुपए 11 लाख की धनराशि का एक अकाउंट पे ही चेक, जिसका कि नंबर सो एंड सो है, जो कि SBI का था, प्रतिवादी क्रमांक 1 को दिया था। इस चेक का भुगतान 1/2/2023 को प्रतिवादी क्रमांक 1 के बैंक खाते में जमा हुआ। इसके पश्चात वादी को 15 दिन की अवधि में 1 करोड़ रुपए का कर्ज अकाउंट पे ही चेक से करना था, परंतु वादी ने वही 2023 में 1 करोड़ रुपए की धनराशि का एक अकाउंट पे ही चेक प्रतिवादी क्रमांक संस्था को दिया था, जो प्रतिवादी क्रमांक 1 संस्था ने अपने साउथ इंडियन बैंक सो एंड सो में भुगतान हेतु प्राप्त किया था। यह चेक वादी के खाते में अपर्याप्त धनराशि होने के कारण डिसऑनर प्रतिवादी क्रमांक 1 को दिनांक 15/5/2023 को प्राप्त हुआ। यह कि इसके पश्चात वादी ने 25-25 लाख रुपए की धनराशि के 4 अलग अलग चेक, जो कि विक्रमादित्य सहकारी बैंक मर्यादित के थे, जो दिनांक व क्रमांक सो एंड सो है, प्रतिवादी क्रमांक 1 को कर्ज पेटे अकाउंट पे चेक से दिए थे। इनमें से दिनांक 19/5/2023 वाला चेक क्रमांक 683,286 एवं दिनांक 20/5/2023 वाला चेक क्रमांक सो एंड सो के खाते में अपर्याप्त राशि होने के कारण डिसऑनर होकर प्रतिवादी क्रमांक 1 को प्राप्त हुआ। इसके पश्चात पुनः वादी को कहे अनुसार प्रतिवादी क्रमांक 1 ने उपरोक्त डिसऑनर चेक को अपनी बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत किया था, जिसकी राशि प्रतिवादी क्रमांक 1 के खाते में जमा हुई। They have also come out with the case that all these facts about bounce of the dishonor of the check, my lord, has not been pleaded in the plaint. Therefore, they have suppressed the material facts from the honorable. They have not come with the clean heads, my lord. But the fact remains, my lord, there was an agreement to sell. In pursuance of that agreement, initially 10 lakh in cash was paid. Thereafter, along with that cash amount, my lord, a check of rupees 11 lakh was also paid. That was encashed. Thereafter, a check of rupees 1 crore was paid. After dishonor of that check, my lord, 4 different checks of 25 lakh each, my lord, was paid to the, and that was ultimately encashed in the account. Now their case is that it was towards a loan transaction. Now, my lord, I would like to draw your lordship kind attention to the findings of the trial court, my lord, that your lordship would find para 11 onward, my lord, of A1. प्रतिवादी पक्ष ने वादग्रस्त भूमि के संबंध में मौखिक विक्रय अनुबंध सौदा वादी से किए जाने का तथ्य को इनकार करते हुए 1,11,00,000 रुपए वादी से खाते में देय चेक के माध्यम से बतौर ऋण प्राप्त करना बताया, जबकि वादी वादग्रस्त भूमि के विक्रय के संबंध में प्रतिवादी क्रमांक 1C के साथ हुए मौखिक विक्रय अनुबंध के पालन में
1 करोड़ 21 लाख रुपए प्रतिवादी को देना बताया है। बैंक स्टेटमेंट में प्रतिवादी पक्ष को 1 करोड़ 11 लाख रुपए प्राप्त होना प्रथम दृष्टया प्रकट है, किंतु वादी ने उक्त राशि के अलावा 11 लाख रुपए प्रतिवादी को नगद किए जाने के संबंध में कोई, जबकि हमारा कहना 10 लाख रुपए है, कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है, ना ही उक्त राशि किस माध्यम से प्राप्त कर प्रतिवादी को अदा की थी, इस संबंध में वाद पत्र आवेदन पत्र में अभिवचन किया है और न ही इससे संबंधित कोई प्रलेखी साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी ने प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त भूमि के विक्रय का मौखिक अनुबंध सौदा दिनांक 30/1/2023 को करना बताया है। उक्त दिनांक को वादी द्वारा प्रतिवादी को मौखिक अनुबंध सौदा के अनुसार कोई राशि प्रतिवादी पक्ष को प्रदान की गई थी, यह अभिलेख से प्रथम दृष्टया दर्शित नहीं है। This also runs contrary to the even the honorable court's order, wherein it has been said that कि from the material which has been placed before the record 1 करोड़ 11 लाख रुपए का पेमेंट है और 11 लाख का हमने स्टेटमेंट भी पेश किया कि 11 लाख रुपए तो उसी दिन मतलब चेक दिया 31 तारीख को और 1 तारीख को वो इनकेश हुआ है सर। दिनांक 30/1/2023 को उभय पक्ष के मध्य मौखिक अनुबंध सौदा होने के बाद उक्त संव्यवहार के संबंध में 2-3 बार पुनः चर्चा हुई। क्यों की गई, इस संबंध में वाद पत्र एवं आवेदन में कोई तथ्य उल्लेखित नहीं है। मौखिक अनुबंध सौदा दिनांक 30/1/2023 के अनुसार दिनांक 20/5/2023 तक का बयाना राशि के अलावा 1 करोड़ रुपए वादी द्वारा प्रतिवादी पक्ष को प्रदान कर लिखित अनुबंध पत्र निष्पादित किए जाने की शर्त तय की जाना वादी ने बताया है तथा उक्त शर्त के अनुसार 25-25 लाख रुपए के 4 चेक क्रमांक 100 के माध्यम से 1 करोड़ रुपए की राशि प्रतिवादी क्रमांक 1C को प्रदान करना भी बताया है। प्रतिवादी ने उक्त तथ्य को अस्वीकार करते हुए वादी से 1 करोड़ 11 लाख रुपए बतौर ऋण खाते में देय चेक के माध्यम से ब्याज सहित प्राप्त करना बताया है तथा वादी द्वारा 1 करोड़ रुपए की राशि के खाते में देय चेक अनादरित होना एवं वादी द्वारा पुनः 25-25 लाख रुपए की 4 चेक प्रदान किए जाना, जिसमें कि चेक क्रमांक 100 पुनः अनादरित हो जाना बताया। इस संबंध में प्रतिवादी पक्ष ने साउथ इंडियन बैंक द्वारा प्रदत्त ब्यौरे का पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें प्रथम दृष्टया परिलक्षित है कि वादी द्वारा प्रदत्त चेक क्रमांक 100 राशि रुपए 1 करोड़ अनादरित हुआ। इसके उपरांत चेक क्रमांक 100 प्रत्येक राशि रुपए 25 लाख रुपए की अपर्याप्त निधि की टीप के साथ अनादरित हुआ। वादी ने मौखिक अनुबंध के अनुसार दिनांक 20/5/23 तक 1 करोड़ रुपए की अदायगी हेतु 25-25 लाख रुपए के 4 चेक प्रतिवादी क्रमांक 1C को प्रदान किए थे, तो वादी की ओर से दिनांक 12/5/23 का चेक क्रमांक 100 राशि 1 करोड़, तो वादी की ओर से दिनांक 12/5/23 का चेक क्रमांक इतना राशि रुपए 1 करोड़ प्रतिवादी को क्यों प्रदान किया गया था, इस संबंध में वाद पत्र एवं आवेदन पत्र में कोई अभिवेचन एवं अभिकथन वादी द्वारा नहीं किया गया है। चेक क्रमांक 19/5/23 दिनांक इतना 25 लाख रुपए, चेक क्रमांक 20/5/23 रुपए 25 लाख प्रतिवादी पक्ष को अपर्याप्त निधि के कारण अनादरित होकर क्रमशः दिनांक 20/5/23 एवं दिनांक 22/5/23 को वापस प्राप्त होने एवं कारण के संबंध में वादी ने वाद पत्र में अभिवचन नहीं किया है और न ही इस संबंध में आवेदन पत्र में कोई अभिकथन किया है। स्पष्टतः वादी ने समस्त तथ्यों को अभिवचन करते हुए यह वाद प्रस्तुत नहीं किया है। So, my lord, there was no occasion for the plaintiff to plead all these things. The thing remains that before a particular date, I was required to make payment of a particular amount that I had paid, madam. It is undisputed fact, madam. वादी को दिनांक 20/5/23 को प्रतिवादी पक्ष द्वारा वादग्रस्त भूमि के विक्रय का सौदा किसी अन्य व्यक्ति को किए जाने की जानकारी प्राप्त होने के उपरांत भी मौखिक विक्रय अनुबंध के अंतर्गत दिनांक 20/5/23 एवं दिनांक 22/5/23 को उपरोक्त अनुसार राशि का भुगतान वादी द्वारा प्रतिवादी पक्ष को किया जाना प्रथम दृष्टया विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। प्रतिवादी पक्ष ने वादी द्वारा दिनांक 17/5/23 को के पत्र के साथ अनुबंध पत्र का ड्राफ्ट 4 चेक सहित प्रदान किए जाने एवं उक्त पत्र पर प्रतिवादी क्रमांक 1C की हस्ताक्षर और प्रतिवादी क्रमांक 1 की सील को फर्जी एवं कूटरचित होने संबंधी चुनौती दिए। उक्त पत्र में भी वादी ने उभय पक्ष के मध्य वादग्रस्त भूमि के क्रय विक्रय का मौखिक अनुबंध सौदा दिनांक 31/1/2023 को होने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया है। प्रस्तुत अभिलेख से प्रथम दृष्टया दर्शित है कि वादी द्वारा दिनांक 19/7/2023 को वादग्रस्त भूमि के विक्रय संव्यवहार होने के संबंध में प्रकाशित कराई गई जाहिर सूचना का खंडन प्रतिवादी पक्ष ने अविलंब दिनांक 22/7/2023 को प्रकाशन के माध्यम से करवाया है। प्रतिवादी पक्ष के अनुसार वादी ने प्रतिवादी क्रमांक 1C पर ऋण राशि की सुरक्षा बतौर लेख तैयार करने हेतु वादग्रस्त भूमि के दस्तावेज प्रदान किए जाने का दबाव बनाए जाने पर प्रतिवादी पक्ष ने वादी से ली गई ऋण राशि 1 करोड़ 11 लाख रुपए वादी के खाते में RTGS के माध्यम से दिनांक 17/6/2023 को
अदा कर दी थी, जिसके उपरांत वादी ने पुनः उक्त राशि वादी के खाते में आरटीजीएस के द्वारा अंतरित की, तो प्रतिवादी पक्ष ने अविलंब उक्त राशि वादी के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से अंतरित कर दी और अपना खाता फ्रीज करा दिया था। इस संबंध में प्रतिवादी की ओर से साउथ इंडियन बैंक का स्टेटमेंट एवं ब्यौरा पत्रक पेश किया था। वादी पक्ष की ओर से भी तर्क के दौरान विक्रमादित्य नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित का पत्र दिनांक प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी पक्ष द्वारा आरटीजीएस के माध्यम से वादी को 1 करोड़ 11 लाख रुपए अदा किए गए थे, जिसमें वादी ने प्रतिवादी के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से अंतरित किया तथा प्रतिवादी पक्ष द्वारा पुनः उक्त राशि आरटीजीएस के माध्यम से वादी के खाते में अंतरित किया गया। इस संबंध में वादी ने वाद पत्र में कोई विवेचन नहीं किया है और न ही आवेदन पत्र में अभिकथन किया है, जिससे प्रथम दृष्टया दर्शित होता है कि वादी ने महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाते हुए यह वाद प्रस्तुत किया है। न्याय शास्त्र के मूलभूत सिद्धांतों में से एक सिद्धांत यह कि वादी को अपने अभिवचनों को पूरी स्पष्टता और ईमानदारी बरतना चाहिए, खासकर तब जब उसे निषेधाज्ञा के लिए प्रार्थना की है। देन पैरा 21 अस्थायी व्यादा से साम्यपूर्ण विवेकीय अनुतोष यह केवल मांगा गया है जो सहज में नहीं दिया जा सकता। तीन मूलभूत तत्वों अर्थात प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन और अपूर्ण क्षति के अलावा पक्षकारों का आचरण भी सुसंगत कारक होता है। इस संबंध में 1600 न्याय दृष्टांत में प्रतिपादित न्याय मत अवलंबनीय है। प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत चार्टर्ड अकाउंटेंट अमोघ नामजोशी की ऑडिट रिपोर्ट अनुसार वादी से प्राप्त 11 लाख रुपए की राशि को अनसिक्योर्ड लोन के रूप में प्राप्त करने का उल्लेख होना भी प्रथम दृष्टया परिलक्षित है। इससे खंडन में वादी की ओर से चार्टर्ड अकाउंट अथवा आयकर रिटर्न भी संबंधित ऐसा कोई प्रलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह प्रथम दृष्टया यह परिलक्षित होता हो कि वादी ने प्रतिवादी पक्ष को वादग्रस्त भूमि के मौखिक विक्रय अनुबंध के पालन में 1 करोड़ 21 लाख रुपए का भुगतान किया था। ऐसी दशा में वादी के मुकाबले प्रतिवादी के अभिवचन व प्रलेख प्रथम दृष्टया अधिक विश्वसनीय प्रतीत होते हैं, अतः उपरोक्त समस्त विवेचना से वाद प्रथम दृष्टया प्रकरण होना प्रमाणित नहीं होता है। And similarly, regarding the balance of convenience and the irreparable injury, the findings have been given by that. So mainly the learned judge of the trial court has proceeded on the ground that the prima facie there is no material on record to that in pursuance of the oral agreement any amount was paid. The defendant in their written statement has produced the material to demonstrate that it was towards a loan transaction, and the amount was repaid by the defendant in the account of the plaintiff, and these facts were not pleaded by the plaintiff. Therefore, he has not come with the clean hands as per the settled law. Therefore, he is not entitled for the relief, my lord. Now, my lord, we by filing an application for temporary injunction under Order 39, Rule 1 and 2, prayed for grant of temporary injunction against alienation only, my lord. We have not prayed anything else, my lord. My lord, it is a settled principle of law that in the suit for the specific performance of the contract, the relief, despite there being the provisions of the Section 52, my lord, of the Transfer of Property Act, the relief should be granted, my lord, in such type of cases. Para 44 of the judgment, my lord, that is reported in 2024 11 SCC page 351, that is available on the ERP, my lord. I am referring para 44 of this judgment. May I read? Yes. Quite often in these types of litigation, it is sought, this is also a matter pertaining to the specific performance of contract. Quite often in these type of litigation, it is sought to be argued that an injunction restraining the defendant from transferring the suit property was absolutely unnecessary, as no post-suit transfer by the defendant can adversely affect the result of the suit because of the provisions of Section 52 of the TP Act, whereunder all such transfers cannot but abide by the result of the suit. It is true that the doctrine of lis pendens is enunciated in Section 52 of the TP Act takes care of all pendent related transfers, but it may not always be good enough to take fullest care of the plaintiff's interest vis-a-vis such a transfer. We may give one appropriate illustration of a suit for a specific performance of contract based on an agreement of sale. In a suit wherein the plaintiff prays for a specific performance, and if the defendant is not restrained from selling the property of a third party,
and accordingly a third party purchases the same bona fide for value without any notice of the pending litigation and spending a huge sum of the improvement for the improvement thereof or the construction thereof, the equity in his favor may intervene to persuade the court to decline in the exercise of its discretion the equitable relief of a specific performance to the plaintiff at the trial and to award damages only in favor of the plaintiff. It must be noted that Rule 1, Order 39 of the Code clearly provides for interim injunction restraining the alienation or sale of the sued property, and if the doctrine of lis pendens is enacted in Section 52 of the TP Act, was regarded to have provided all the panacea against pendent litter transfers, the legislature would not have provided in Rule 1 for interim injunction restraining the transfer of sued property. Rule 1, Order 39, in our view, clearly demonstrates that notwithstanding the rule of the lis pendens in Section 52 of the TP Act, there can be occasion for the grant of an injunction restraining pendent litter transfer in a fit proper case. So, my lord, in my humble submission, my lord, in view of the facts of the present case, my lord, the plaintiff has produced before the honorable trial court sufficient material to make out a prima facie case, balance of convenience and irreparable injury, my lord. My lord, so far as the oral agreement is concerned, my lord, I have seen it is one of the rarest cases, my lord, where there is some clinching evidence to show that an agreement was taken place between the parties, my lord, and in pursuance of that agreement, some amount was also paid, my lord, not only on 21 lakhs on the first day and thereafter 1 crore thereafter, my lord. So it is a case, my lord, where the intervention of this honorable court is required, my lord, and a temporary injunction restraining the respondents to alienate the property, my lord, till the disposal of the suit, my lord, should be passed, my lord. There is already an interim injunction in favor of the present appellant. Your lordship may direct the trial court to decide the suit within a period of 3 months, my lord. Until then, और जो पेमेंट ये रिटर्न करने की बात कर रहे हैं सर, व्हेन दे केम आउट विद द केस दैट 1 rupees per 100 malad, the rate of interest was fixed, malad, no interest was paid along with the amount as they pleaded by them कि इंटरेस्ट के साथ लोन ट्रांजेक्शन तय हुआ था और वो हमारे अकाउंट में भी नहीं आया, वो सस्पेंस अकाउंट में, दैट अमाउंट इज डिपॉजिट बिकॉज वी हैव आल्सो क्लोज द अकाउंट एंड द अमाउंट इज लाइंग इन ए सस्पेंस अकाउंट, malad. So we can safely say that the amount has been not yet returned to the present plaintiff, malad. So your lordship may direct, malad, the trial court to decide the matter within a period of 3 months, malad. Or if this honorable court would direct, malad, we are also ready to make further payment in pursuance of the agreement. Even entire amount may be deposited with the court, malad. Yes. My lord, my learned friend has referred all this plaint, written statement and impugned order. I am not repeating it. In addition, my lord, I am submitting whatever written by the learned judge. The grant of injunction, my lord, is purely a discretionary relief. The injunction cannot be granted on mere asking. The first thing, my lord, the plaintiff have to prove is the existence of a prima facie case. My lord, what is prima facie case? Prima facie means कि if the court look into the facts of the case, prima facie emerges some undisputed facts. And on the basis of this undisputed fact, whether, my lord, the grant of injunction is necessary to the facts and circumstances of the case, depending upon the every case. Here, my lord, the plaintiff came before the court with a plea that on 30th January 23, there was one oral understanding to sell the property. Entire, my lord, plaint, entire document annexed with the plaint
unless, my lord, the plaintiff established the fact there was a consent to agree, the plaintiff cannot succeed. In a oral contract, my lord, the suit may lie, it no doubt. But for oral agreement, the consent is required. Yes, I consented for an oral sale. If entire body of the pleading and in the plaint, there was no mention at law in the plaint that the defendant agreed to sell, or on this condition the plaintiff consented. Then, my lord, the plea was taken. In the plaint, my lord, the paragraph, page 63, my lord, the date was mentioned as 30th January 23. प्रतिवादी द्वारा अपने स्वामित्व की संपत्ति को विक्रय करने हेतु वादी के पक्ष में 30/1/23 को करार किया. Where, my lord, they pleaded that it was an oral sale. Plaintiff must written this कि it was an oral or written. In the absence of pleading of oral, the presumption would be there was a written contract. Otherwise, the plaintiff would clearly mention here that this was an oral sale. को करार किया. Then, my lord, the presence of two witnesses, उक्त सौदा साक्षीगण प्रतीक यादव पिता आजाद यादव अब्दालपुरा उज्जैन और विष्णु शर्मा पिता भूरेलाल शर्मा के समक्ष हुआ. कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि ये ओरल सेल था. तो जब फाउंडेशन ही, my lord, नहीं है ओरल सेल की, the question of grant of injunction would not come. Then, my lord, come to next page. करार की समस्त शर्तें प्रतिवादी के सलाहकार आदित्य नाम जोशी के कार्यालय में साक्षीगण के समक्ष तय हुई. My lord, सेल तो ओरल हो गया. आप टर्म्स एंड कंडीशन किसी टैक्स कंसल्टेंट क्या एग्री कर रहे हो तो उसका तो डॉक्यूमेंट लिखा जाएगा ना कि अवर ओरल सेल वाज ऑन 30th जनवरी. अब हम ये टर्म सेटल कर रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट. ये शर्तें तय हुई टैक्स कंसल्टेंट क्या, उसकी डेट नहीं लिखी है. उक्त व्यक्ति के कार्यालय पर प्रतिवादी क्रमांक 1C द्वारा स्वयं को सोसाइटी का स्वामी स्वची अधिकृत व्यक्ति बताकर सोसाइटी की ओर से समस्त सव्यवहार करने हेतु अधिकृत बताया. इसके उपरांत भी उक्त सव्यवहार के संबंध में प्रतिवादी व वादी के मध्य 2-3 बार चर्चा हुई. कहीं पर भी सर डेट का कोई मेंशन नहीं. देन द कंडीशन, my lord, was mentioned. करार की मुख्य शर्तें यह है. इस पे मेरी कंसेंट कहां है? ओरल सेल मान लिया आपका. ओरल सेल 30 तारीख को भी हो गया, ये 2 विटनेस के सामने भी हो गया. शर्तों के लिए तो मेरी कंसेंट कहां है? इसका भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है. फर्स्ट लाइन में, my lord, लिखा है भूमि का विक्रय इतने रुपए में होगा, टोकन बयाना राशि के रूप में 21 लाख अदा की जाएगी. my lord, नॉर्मली कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी को खरीदने का सौदा करेगा 30 जनवरी को, टोकन आप उस दिन दोगे कि एट लेटर स्टेज द टोकन विल बी पेड. तो ऑन 30th टोकन दिया, ना आपका कोई करार हुआ, ना कोई करार का कोई डॉक्यूमेंट है. ये शर्तें कब तय कर रहे हैं? वो सलाहकार क्या मिले, फिर सलाहकार के आपके बाद भी हमारी 2-3 बार चर्चा हुई. उस दिन हम डिसाइड कर रहे हैं कि इस दिन हम टोकन देंगे. 30 लाख शेष विक्रय मूल्य की राशि में से 1,20,05,23 को देंगे. 10,21 लाख का सेल है. सेल की डेट है 30 जनवरी 23. उसके 5 महीने बाद ये 1 करोड़ रुपए देंगे. मीन्स 10% ऑफ द अमाउंट देंगे और उक्त दिनांक को ही मौखिक अनुबंध की शर्तों को उल्लेखित करते हुए लिखित एग्रीमेंट करेंगे. 30/1 को ही आपको लिखित एग्रीमेंट करने से किसने रोका था, यदि सब कंसेंट अवेलेबल थी तो?
सौदा करने के 5 महीने बाद आप हमें अमाउंट दोगे और फिर हम लिखित एग्रीमेंट करेंगे। दिनांक 31/7 तक बची हुई राशि करेंगे और उसके लिए फलाना आदमी अधिकृत होगा। देन मिलोट पैरा 4, उपरोक्त अनुसार सौदा होते ही विक्रय मूल्य राशि में से प्रतिवादी ने 11 लाख की राशि 100 चेक से 31/1 को दी। लर्नेड जज वाज राइट। 30/1 को आप कहते हो कि हमारा सौदा हुआ, तो 31/1 का तो चेक है आपका। तो ऑन द डेट ऑफ alleged एग्रीमेंट नथिंग वाज पेड। और ये जो बातें कह रहे हैं कि किस तारीख को हमारी शर्तें तय हुई, उसके बारे में प्लीडिंग ही नहीं दावे में को प्राप्त कर ली और 10 लाख रुपए की राशि उसी दिन नगद प्राप्त की गई। सर, देयर वाज नो डॉक्यूमेंट अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट 10 लाख रुपीस वाज पेड। किसी को कोई 100 रुपए भी कोई देता है तो उससे बिल लेता है, पेमेंट करता है। आप 10 लाख रुपए दे रहे हो और कोई डॉक्यूमेंट नहीं आपके पास। इन अंडर द फाइनेंस एक्ट 2 लाख रुपए से ऊपर की कैश इज प्रोहिबिटेड। आपको क्रॉस चेक से ही देना है। दिस इंटायर सूट इज बेस्ड अपॉन द फॉल्स एलिगेशन। 10 लाख रुपए उसी दिन दिए। इस प्रकार योग में सौदे के समय 21 लाख रुपए प्रतिवादी द्वारा प्राप्त कर ली गई। नथिंग वॉज ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड कि 21 लाख रुपए का सर कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल है। फिर मौखिक शर्त के अनुसार 25-25 लाख के ये 4 चेक की डेट है सर। एक की 17/5, एक की 18/5, एक की 19/5, एक की 20/5। इस प्रकार 1,11,00,000 रुपए प्राप्त होते। सर, ये 5 पैराग्राफ में इनका पूरा केस। इन माय रिटर्न स्टेटमेंट इज relevant defense is नहीं लोन, बट वी हैव प्लीडेड मिलोड स्पेसिफिकली कि लोन में भी आपने मुझे जो चेक दिए थे वो डिसऑनर हुए। देन यू मेक अ पेमेंट बाय थ्रू ऑल अदर 4 चेक्स एंड वी रीपेड इट ऑन 17/6/23। और जहां पे मिलोड क्रॉस चेक से लोन ट्रांजेक्शन हो रहा है वहां कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत ही नहीं। और मैंने मेरी ऑडिट रिपोर्ट फाइल करी है, इसमें लिखा है कि ये पैसा जो है वो अनसिक्योर्ड लोन था। पैराग्राफ नंबर 18, पेज 89 पैरा 6, दिनांक 1/2/23 को जो 11 लाख की धनराशि प्रतिवादी एक संस्था को कर्ज के पेटे अकाउंट पे ही चेक से वादी के द्वारा प्राप्त हुई थी को प्रतिवादी एक के रिटर्न में अनसिक्योर्ड लोन के रूप में दर्शित है। और इसके संबंध में ऑडिट रिपोर्ट में भी उल्लेख है। और ऑडिट रिपोर्ट अमोक नामजेशी एंड एसोसिएट उज्जैन की है। जिस आदमी के यहाँ ये बोलते हैं सर शर्तें तय हुई, वो ऑडिटर है। उस ऑडिटर ने अनसिक्योर्ड लोन बताया है। वाद पत्र के साथ संलग्न लिखितम सूची में दिनेश यादव का एक पत्र 100 है जिस पर कोई कूटरसिक दर्शित है। नीचे सील भी 100 है और अनुबंध का ड्राफ्ट 17 मार्च भी कभी प्राप्त नहीं हुआ। और ये फॉल्स केस मेरे पे फाइल हुआ। मिलो ट्रायल कोर्ट की रीजनिंग माय लर्नेड फ्रेंड हैज रेड आउट, आई एम नॉट रिपीटिंग इट। ट्रायल कोर्ट ने मिलो 3 ग्राउंड पे इंजंक्शन रिफ्यूज किया। फर्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ नेसेसरी प्लीडिंग इन योर प्लेस। आप तो क्लियर लेके आए कि हमने तो 1 करोड़ दे दिया ऐसे, चेक आपके डिसऑनर हुए। 1,11,00,000 आपको वापस मिल गए। तो देयर वाज नो एग्जिस्टेंस ऑफ ए कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट। तो नाइदर मिलोड इक्विटी इन देयर फेवर, नाइदर दे हैव प्राइमा फेसाई केस, नॉर दे हैव बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, नॉर इरिपेबल लॉस। ट्रायल में आप सक्सीड हुए, योर राइट्स आर प्रोटेक्टेड, सेक्शन 52। The all subsequent sale will be void. Abide by the final judgment of the court. Milord, my argument is 45/3 judgment. One is Milord direct judgment, 2020 volume 5 SCC 410, Ambalal versus KS Infraspace. Milord, paragraph number 15,
Chapter 7, Section 36 of Specific Relief Act 1963, hereinafter referred to as the Act, provides for grant of preventive relief. Section 37 provides that temporary injunction in a suit shall be regulated by Code of Civil Procedure. The grant of relief in a suit for specific performance is itself a discretionary remedy. A plaintiff seeking temporary injunction in a suit for specific performance will therefore have to establish a strong prima facie case on the basis of undisputed facts. यहाँ पे सारे फैक्ट्स डिस्प्यूटेड है. आपने ओरल की प्ली ली, हमने डिनाई करी. आपने कहा हमने 1,11,00,000 रुपए दिए, हमने कहा आपने वो रिफंड कर दिया. The conduct of the plaintiff will also be a very relevant consideration for the purpose of injunction. The discretion at this stage has to be exercised judicially and not arbitrarily. अब ये वाले केस में भी मिलोट बिल्कुल सेम निगोशिएशन के ऊपर पूरा केस था. उसको कोर्ट ने कोट किया पैरा 17 में. The negotiation between the plaintiff and defendant is reflected in approximately 17 emails exchange between them commencing from December 17 to 31st 3/18. The file size of the attachment to the mail has varied from 4850 to 4857 36 kbs, indicating suggestion and correction from time to time. The WhatsApp message, which are virtual verbal communication, are matter of evidence with regard to their meaning and its contents to be proved during trial by evidence in chief and cross examination. The emails and WhatsApp message will have to be read and understood cumulatively to decipher whether there was a concluded contract or not. The use of the word final draft in the email dated so and so cannot be determinative by itself. The email dated so and so sent by defendant at so and so. इसकी मिलो लास्ट 3 लाइन है. The plaintiff at this stage has failed to establish that there was a mutually between the parties, much less that they were aid item. Then Milord, I am referring para 19, 21, 19, 23, 21, 23 and Milord para 24. The aforesaid discussion leaves us to satisfied to conclude that in the facts and circumstances of case, the grant of injunction to plaintiff is unsustainable. Resultantly, the order of injunction are set aside. इसमें refusal है. Then Milord, 2 judgment I am referring. One is Milord by the Bombay High Court, 2023 SCC online 1810. Milord, para 19 and 20, I am not reading. And third is Milord Bao coordinate bench Milord, 2023 SCC online MP 6987. Thank you. Online SC. 2023 SCC online MP. This is by Indore bench Milord. उसका मिलोड पैराग्राफ नंबर 10. उसमें मिलोड एक सौदा चिट्ठी थी. उस सौदा चिट्ठी पे से कोर्ट ने इंजंक्शन दे दिया था. देन अपील आई. अपील में द इंजंक्शन ऑर्डर वाज वेकेटेड. प्राइमा फेसी कोर्ट ने कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना उसको. यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है. देयर वाज नो कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट. तो मिलोड इन सम ऑफ माय सबमिशन इज दिस अपील लैक्स मेरिट एंड देयरफॉर since merit मिलोड देयरफॉर द अपील डिजर्व्स टू बी टेकन. No case for temporary injunction is made. Not a very short reply. Agreement, Malad, your lordship, just पैरा 64 पेज 64 पे देखेंगे सर. सी जो है उसमें क्लियरली मौखिक अनुबंध को इट विल बी रिड्यूस्ड इन राइटिंग मालट आफ्टर मेकिंग पेमेंट. और जो 10 लाख का इनका कहना है कि उसी दिन को कोई पेमेंट के बारे में भी इन्होंने नहीं कहा है. तो एक 11 लाख का चेक हमने अनडिस्प्यूटेडली कहा है कि 31 को दिया, वो इनकेश हुआ 1 तारीख को, और 10 लाख कैश पेमेंट किया, उसके बारे में भी हमारी प्लीडिंग्स है. So far as the audit part is concerned, Malad, that is a matter of evidence. They have created this evidence to show to
bring the on record wallet कि ये और loan transaction था, it was not a transaction towards the agreement. I'll consider. Yes, sir. What in fact he says is while setting up the plea of agreement, you did not mention oral agreement in para 3. But Then- in subsequent paragraph But there then is. when you mentioned payments in para 6, you said that Yes, it madam. was an oral agreement. Yes, madam. That I have seen, I'll consider. I'm obliged.